Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Today we'll see lesson number 2. But before starting today's lecture, let's have some brief recap of the previous lecture. Visual programming is the methodology in which programmer is allowed to grab and use the desired tools like menu, form elements, control and other ingredients from a toolbox. Visual programming में हम मोस्टली जितने एलिमेंट्स ऐड करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर वो सब पिक एंड चूज़ की मदद से करते हैं। मीन्स कि हमारे पास एक टूल बार मौजूद होता है हमारे IDE के अंदर, जो भी हम IDE यूज़ करेंगे या करते हैं इसके लिए विजुअल प्रोग्रामिंग के लिए, वहाँ से हम उसको सिंपली पिक करते हैं और ड्रैग करके अपने प्रोग्राम के अंदर ड्रॉप कर देते हैं। इसकी मदद से जो स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी है उस एलिमेंट की वो ऐड हो जाती है हमारे प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद हमने कस्टमाइज जितना करना हो अपने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, उसको हम अपनी कस्टमाइज कोडिंग से उसको अपने मुताबिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। Programming language is an artificial language designed to communicate with the machine, particularly to a computer. Programming language बेसिकली वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को या किसी भी मशीन को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि प्लीज़ डू द फॉलोइंग जॉब और प्लीज़ परफॉर्म दिस एक्शन फॉर मी। उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो देयर आर टू मेन थिंग्स इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट इज सिंटैक्स एंड सेकंड इज सिमेंटिक्स। सिंटैक्स वो चीज़ है जो सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए हुए हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और उनको फॉलो करना इम्पॉर्टेंट और लाजमी है। अगर हम उसको एज इट इज़ फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। कंपाइलर उसको रन टाइम के ऊपर एरर दे देगा और इंडिकेट करेगा उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर जहाँ पे हम सिंटैक्स को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। तो सिंटैक्स बेसिकली वो ग्रामेटिकल रूल्स हैं किसी भी लैंग्वेज के जिनके बगैर कंप्यूटर को हम अपनी पर्टिकुलर बात समझा नहीं सकते। सेकंड थिंग इज सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स वो लॉजिक है जो हमारी डिजायर्ड आउटपुट को हमारे सिंटैक्स को यूज करते हुए जो हमारा प्रोग्राम है उसको यूज करते हुए जो पर्टिकुलर ग्रामेटिक जो रूल्स है उनको यूज करते हुए उस लॉजिक को फॉलो करते हुए हम अपनी डिजायर्ड आउटपुट अचीव करते हैं। दैट इज नोन एज सिमेंटिक। वो जो पर्टिकुलर लॉजिक है उसको हम सिमेंटिक्स का नाम देते हैं। मीन्स कि अगर हमने एडिशन करनी है तो हमें सबसे पहले दो एलिमेंट्स चाहिए होंगे और सेम टाइप के चाहिए होंगे, फिर उनको हम सिंपली ऐड करेंगे और रिजल्ट दे देंगे। अगर हमने एडिशन का, अगर हमारी किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट चाह रहे हैं तो उस एक्सप्रेशन के लिए भी हमें उस पर्टिकुलर लॉजिक को फॉलो करना होगा जो कि रूल्स हैं बेसिकली किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के। मीन्स कि अगर इसमें पैरेंथेसिस आ गई हैं तो सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो रिजॉल्व करना है। इसी तरह जो जिनकी एसोसिएटिविटी ज़्यादा है या जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है जिस ऑपरेटर की, उस ऑपरेटर को पहले ऑपरेट करेंगे, उसके डिज़ायर्ड या जो भी उसके रिक्वायर्ड ऑपरेंड्स होंगे, उसके बाद बाकी सारा एक्सप्रेशन एवेल्यूएट होगा। ये चीज़ सिमेंटिक्स में आती है कि किस चीज़ को हमने किस तरह हैंडल करना है, लेकिन उस पर्टिकुलर लॉजिक को किस तरह कम्युनिकेट करना है अपनी मशीन को या अपने कंप्यूटर को, दैट इज नोन एज ग्रामेटिकल रूल्स, ये पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। There are two types of programming language majorly. First is high level languages and second is low level languages. फर्स्ट विल सी हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर हमने देखा था लास्ट लेक्चर में भी कि वो लैंग्वेजेस जो ह्यूमन के नज़दीक तर हों, यानी कि जिनका सिंटैक्स ह्यूमन लैंग्वेज के नज़दीक हो। मीन्स के अगर हम उसको सिंपली लेट्स सपोज सी के अंदर अगर हमने कुछ हेलो डिस्प्ले कराना हो स्क्रीन के ऊपर या आउटपुट डिवाइस के ऊपर, तो हम ये एक पर्टिकुलर लाइन लिखेंगे प्रिंट एफ हेलो। अब प्रिंट का जेनेरिक मतलब भी यही है कि इस चीज़ को प्रिंट कर दो। मीन जो हम रोज़मर्रा अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, प्लीज़ प्रिंट दिस टेक्स्ट फॉर मी और प्लीज़ प्रिंट दिस फाइल फॉर मी। प्रिंट का मतलब है कि उसको हम एक ऐसी फॉर्म में लें जो यूज़र उसको रीड कर सके। इसी तरह प्रिंट एफ भी सी के अंदर क्या करता है, हेलो को डिस्प्ले कर देता है
हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के ऊपर जो भी वो है। तो ये कुछ नज़दीक है ह्यूमन लैंग्वेज के। सेकंड इज ह्यूमन लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स में हम जो लैंग्वेजेस कोड कर सकते हैं दैट इज सी प्लस प्लस, PHP, जावा, सी, फोर्ट्रान, पास्कल, कोबोल। ये कुछ पुरानी लैंग्वेजेस हैं और ये नई लैंग्वेजेस हैं जो कि करंटली यूज होती हैं। इसके बाद हम विजुअल सी प्लस प्लस, जिसको हम स्टडी करेंगे थ्रू आउट द कोर्स, एंड सेकेंड सी शार्प, मीन्स ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। वेब लैंग्वेजेस के अंदर जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं दैट इज PHP, HTML, जावा स्क्रिप्टिंग एंड सो ऑन। इसी तरह और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं, ASP.NET माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है जिसको हम यूज करेंगे अपने एंड ऑफ द, जो हमारा कोर्स का एंड होगा ऑलमोस्ट लास्ट 4 to 5 लेक्चर्स के अंदर, ऑलमोस्ट 4 लेक्चर्स के अंदर हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे ASP.NET को। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस को आगे मजीद कैटेगराइज किया जा सकता है दो लैंग्वेजेस में, फर्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज एंड सेकेंड इज मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मोस्टली यूज होती है डिवाइस ड्राइवर्स लिखने के लिए या ऐसी चीज़ें लिखने के लिए, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे सॉफ्टवेयर लिखने के लिए जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं मशीन के साथ। मींस के मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज है जिसकी एग्जैक्ट फॉर्म होती है 1 and 0। 1 and 0 रिप्रेजेंट करते हैं ऑन बिट को और ऑफ बिट को, मींस के हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को। ये पर्टिकुलर लैंग्वेज है जो मशीन अंडरस्टैंड करती है। इससे ऊपर जितनी लैंग्वेजेस हैं लाइक असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करती। जो भी लैंग्वेजेस हैं वो पहले मशीन कोड में कन्वर्ट होती हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, फिर मशीन इसको अंडरस्टैंड करता है। असेंबली लैंग्वेज 1 स्टेप अहेड लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, मींस कि मोस्टली असेंबली लैंग्वेज की एक लाइन के अगेंस्ट एक ही लाइन जनरेट होती है मशीन कोड की। इट्स नॉट कंपल्शन, नंबर ऑफ लाइंस भी जनरेट हो सकती हैं, लेकिन इसको 1 to 1 लैंग्वेज ही कहा जाता है कि एक लाइन के अगेंस्ट मशीन कोड एक जनरेट होती है। जबकि एक हाई लेवल लैंग्वेज मींस के अगर ये एक प्रिंट हेलो सिंपल है तो इसके अगेंस्ट जो मशीन कोड होगा वो मैनी लैंग्वेजेस पे, मैनी लाइंस पे मुश्तमिल होगा। मींस के नंबर ऑफ लाइंस जनरेट होंगी सिर्फ इस एक लाइन के नतीजे में। अगर यही एक लाइन असेंबली लैंग्वेज की हो तो प्रॉब्ली मशीन कोड की भी एक ही लाइन उसके अगेंस्ट जनरेट होगी। तो सिंपल सम अप इज मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो डायरेक्टली मशीन से कम्युनिकेट करती है, मींस के कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर देता है कि मैंने अब क्या कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। असेंबली लैंग्वेज 1 to 1 लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज की, मींस के वो भी पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है तब आगे उसको मशीन अंडरस्टैंड करता है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस मोस्टली जनरल प्रोग्रामर्स के लिए यूज होते हैं कि उसमें वो जो भी परफॉर्म करना चाहें एक्टिविटी या प्रोग्राम लिखना चाहें वो एक ऐसी लैंग्वेज में लिखें जो ह्यूमन के नज़दीक तरीन हो। प्रोग्रामिंग टाइप्स, देयर आर 2 काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग टाइप्स, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हम सारे का सारा प्रोग्राम अपनी मर्जी से डिज़ाइन करते हैं, मींस के हम जो स्ट्रक्चर चाहें, जो चीज़ चाहें उसको अपने प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसका बिजनेस फ्लो है उसके मुताबिक डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम जो भी हमारा बिजनेस का फ्लो है, जो भी हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उसको हम बेसिकली क्लासेस के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। मींस के हम डायरेक्टली कोई काम नहीं कर रहे होते। जब भी हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उसके लिए हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। क्लासेस बेसिकली पैक है डाटा मेंबर्स का एंड मेंबर फंक्शंस का, कि जो भी हमने परफॉर्म करना है ऑपरेशन या जो भी ग्रुप करनी है चीज़ों को तो हम उसको क्लासेस के अंदर करते हैं। इसी तरह जब हमने डेटाबेस से कोई भी
परफॉर्म करना है ऑपरेशन या कनेक्टिविटी करनी है या इसके अलावा जो भी इंसर्शन डिलीशन अपडेशन कोई भी इवेंट परफॉर्म करना है डेटाबेस के साथ, तो उसके लिए भी हम क्लासेस यूज़ करते हैं अपनी जनरल प्रोग्रामिंग के अंदर। दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, कि मीन्स के तमाम क्लासेस हम एक दफ़ा डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम के अंदर उसकी ऑब्जेक्ट्स को जनरेट करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और उन्हीं के थ्रू सारे जितने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्लासेस यूज़ नहीं करते, सिंपली डायरेक्ट जो भी हम काम करना उसकी नेटिव कोडिंग करते हैं और उसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज आल्सो नोन एज टॉप डाउन अप्रोच। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, programs are built from pieces called classes and member functions, कि हम प्रोग्राम के जितने भी पीसेस बिल्ड करते हैं, जैसे अभी लास्ट स्लाइड में जिक्र किया कि वो क्लासेस से नंबर ऑफ क्लासेस हम जनरेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट और बाद में उसी क्लासेस को हम यूज़ करते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। उन क्लासेस के अंदर जिन चीज़ों के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है दैट इज़ नोन एज डाटा मेंबर्स, और जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो हम फंक्शंस की हेल्प से करते हैं। दिस इज आवर सैम्पल प्रोग्राम जो हमने लास्ट टाइम देखा था। दैट इज सिंपल प्रोग्राम जो स्क्रीन के ऊपर क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करेगा। इसके अंदर हमारी ये हेडर इंक्लूड किया है जो कि स्ट्रीमिंग ऑब्जेक्ट्स को डील करता है। देन नेम स्पेस कौन सी यूज कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड। इसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन है जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, इस लाइन से। ये सी आउट कर रहे हैं हम कि हम डायरेक्टली प्रिंट करवा रहे हैं इसको स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद रिटर्न 0 कर रहे हैं कि हमने जो फंक्शन जो डिजायर्ड अचीव करना था, जो भी गोल अचीव करना था वो हम कर चुके हैं। अब हम प्रोग्राम से एग्जिट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने मेन फंक्शन पे रिटर्न कर दिया कि वी आर डन एंड दिस इज आवर डिजायर्ड रिटर्न वैल्यू, जो कि इस केस में नल है क्योंकि हम रिटर्न कुछ नहीं करना चाह रहे मेन को, हमारा मकसद सिर्फ डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे और वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान हो चुका है। So let's move towards today's lesson. Today we'll see IDE means Integrated Development Environment. Microsoft Visual Studio को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हम इसको कैसे यूज़ करेंगे और ये क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। देन व्हाट इज़ अ .NET आर्किटेक्चर, .NET आर्किटेक्चर को थोड़ा देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो सारे का सारा .NET आर्किटेक्चर पर डिज़ाइन किया गया है। What is CLR, what is FCL framework class library, and then .NET implications के implications क्या हो सकते हैं, and at the end we'll see application design and the program execution, कि एक प्रोग्राम जो हम लिखते हैं वो किस तरह एग्जीक्यूट होता है। At the end of this lecture we'll write this particular program hello world practically in our integrated development environment in our Microsoft Visual Studio, and then we execute this program for us to see that how it actually works in real time environment. Integrated development environment. An IDE or interactive development environment is a software application that provides comprehensive facilities to computer programmers for software development. IDE बेसिकली एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो किसी भी प्रोग्रामर को हेल्प आउट करता है प्रोग्राम लिखने में। इसके अंदर वो तमाम की तमाम फंक्शनैलिटीज़ मौजूद हैं जो किसी भी प्रोग्रामर को रिक्वायर हो सकती हैं जब वो डेवलपमेंट कर रहा हो, मींस कि जब वो एग्जैक्टली कोडिंग कर रहा हो। कोडिंग से पहले के फेजेस की भी इसमें तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। टेस्टिंग कोडिंग के बाद यानी कि हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, डिबग करना चाह रहे हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ भी इसके अंदर मौजूद हैं। मींस कि एक पूरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसमें डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आपस में इंटीग्रेट किया गया है ताकि वो एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही IDE को यूज़ करता हुआ तमाम जो उसके स्टेप्स हैं किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने के, डेवलपमेंट के जितने स्टेप हैं, SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो तमाम का तमाम एक ही इन्वायरमेंट के अंदर रह के उसको कंप्लीट कर सके। An IDE normally consists of a source code editor, build automation tools and a debugger. सोर्स कोड एडिटर हमें प्रोवाइड करता है वो पर्टिकुलर एडिटर जिसके अंदर अपना सोर्स कोड को सारा एडिट कर सकते हैं और नया भी लिख सकते हैं जो भी हम चाह रहे हैं।
ऑटोमेशन टूल्स हमें हेल्प आउट करते हैं किसी भी प्रोग्रामर को कि जो काम वो परफॉर्म करना चाह रहा है उसको ऑटोमेटेड तरीके से कर ले। ही जस्ट नीड टू डू ड्रैग एंड ड्रॉप इन केस ऑफ एडिंग न्यू एलिमेंट्स एंड जिसके अलावा अगर हमको टेस्टिंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ डिबगर। Several modern IDEs integrate with IntelliSense coding features। IntelliSense ये चीज़ है, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि लेट्स सपोज हम कोडिंग कर रहे हैं, उसमें अब हमें एक एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ नहीं याद, तो ये क्या कहता है, IntelliSense फीचर हमें किस तरह एंटरटेन करता है इस सेंस में कि ऑटोमेटिकली हमें वो तमाम ऑप्शंस स्क्रीन पे प्रोवाइड कर देता है कि इस एलिमेंट के साथ आप ये प्रॉपर्टीज ये मेथड्स यूज कर सकते हैं। मीन्स कि हमें सारे के सारे मेथड्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेथड्स और हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स फॉर ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट कि जिस को हम याद नहीं रख सकते। मेन तो हम एलिमेंट्स के जितने मेथड हैं, जितने ही उसके फंक्शंस हैं, उनको याद रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली तमाम को याद रखना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो इंटेलिसेंस फीचर क्या करता है, रन टाइम के ऊपर जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं एक्चुअली, तो उस वक्त हमें वो पॉप अप कर देता है या किसी भी सूरत में हमें डिस्प्ले कर देता है कि इस एलिमेंट के साथ आप ये मेथड या ये फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी नाइस फीचर इन फॉर द डेवलपर्स। Visual programming is a usage scenario in which an IDE is generally required। अब बात करें अगर हम पर्टिकुलर विजुअल प्रोग्रामिंग की, तो उसके लिए IDE ही हमें मोस्टली रिक्वायर ही होता है। इसके बगैर हम विजुअल प्रोग्रामिंग जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते या वो विजुअल को प्रोग्राम नहीं कर सकते। करेंगे भी तो काफ़ी मुश्किल होगी, हमें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा to do the visual programming। Visual IDEs allow users to create new applications by moving programming building blocks, code nodes, to create flowcharts or structure diagrams that are then compiled। Means कि हम मोस्टली चीज़ सेम जो हमने लास्ट डिस्कस किया था कि ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए हम मोस्टली जो प्रोग्राम है अपना उसको कंप्लीट करेंगे, और ये अपने प्रोग्राम के अंदर जितने एलिमेंट्स ऐड करेंगे, जो भी फंक्शनैलिटी इसके अंदर ऐड करेंगे, वो मोस्टली ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी से। तो विजुअल प्रोग्रामिंग के लिए आईडी इज द रिक्वायरमेंट, इज द कंपल्शन। इसको हम कंपल्शन भी कह सकते हैं कि किसी इट्स नॉट कंपल्सरी कि कोई एक पर्टिकुलर आईडी यूज करें, हम कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं, कोई भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज कर सकते हैं। तो आईडी को यूज करने के बाद हम जितना एंटरटेन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को इजीली इन एडिंग और डिलीटिंग एलिमेंट्स, वो उसके बगैर हम नहीं कर सकते। दिस इज अ स्नैपशॉट ऑफ एन आईडी। मीन्स कि अगर हम एक आईडी पे काम कर रहे हैं, बेसिकली ये विजुअल स्टूडियो का ही स्नैपशॉट है। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि दिस इज आवर कोड एडिटर, ये पार्ट ऑफ जो स्नैपशॉट का जो ये पार्ट है पर्टिकुलरली दैट इज कोड एडिटर, एंड दिस इज टास्क लिस्ट, और इसके साथ ही सेकंड पेन में एरर लिस्ट भी है, और यहाँ पे आउटपुट भी डिस्प्ले होती है कि कौन सी एग्जैक्टली क्या चीजें परफॉर्म हो रही हैं इस टाइम। दिस इज द प्रॉपर्टीज बॉक्स। इसके अंदर जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, जो सिलेक्टेड एलिमेंट्स होगा, उसकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। मीन्स कि अगर हम उसमें कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो हम इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। दिस इज आवर सोल्यूशन एक्सप्लोरर। सोल्यूशन एक्सप्लोरर सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर बेसिकली लिस्ट है उन तमाम फाइल्स की और डायरेक्टरीज की जो कि हमारे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम सोल्यूशन से रिलेटेड है। सेकेंडली इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो सेकंड पेन है दैट इज क्लास व्यू। जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्कस की थी उसके अंदर हमने कहा था कि जितने भी हम परफॉर्म करेंगे इवेंट्स या जो भी हम काम करेंगे वो यूजिंग क्लासेस करेंगे। तो इस क्लास व्यू को अगर हम रियल टाइम पे क्लिक करें तो यहाँ पे तमाम की तमाम क्लासेस जो इस प्रोग्राम के अंदर यूज हो रही हैं वो यहाँ पे लिस्ट कर देगा इनको हमारे लिए। उसके ऊपर फिर हम कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना चाहें तो वो कर सकते हैं।
ऑन द लेफ्ट साइड यू विल सी अ टूल बॉक्स जो अभी फिलहाल इस स्नैपशॉट में हाइड है। इस टूल बॉक्स को जब हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स लाइक टेबल्स, फॉर्म एलिमेंट्स जितने भी हैं, बॉक्सेस, लेबल्स, बटन्स और इस किस्म के जितने कंट्रोल्स हैं, वैलिडेशन कंट्रोल्स या कोई और चीज़ जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलरली इन दिस प्रोग्राम और इन आवर डिजायर्ड प्रोग्राम, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हम सिंपली वो क्या करते हैं, इस टूल बॉक्स से वो एलिमेंट को ग्रैब करते हैं और अपने प्रोग्राम में ला के ड्रॉप कर देते हैं। सो दैट इज अ सिंपल थिंग दैट वी कैन परफॉर्म इन विजुअल प्रोग्रामिंग। इसी चीज़ को विजुअल एड भी कहते हैं कि जो हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर हमें हेल्प करती है कि किस तरह हम अपने प्रोग्राम को विजुअली डेवलप कर सकते हैं। Microsoft Visual Studio. Microsoft Visual Studio is an IDE from Microsoft Corporation. It is used to develop console and graphical applications, Windows Forms and websites. कंसोल एंड ग्राफिकल एप्लीकेशन में डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जिनको हम मोस्टली कहते हैं, इसके अलावा हम डिवाइस ड्राइवर्स, देन वी कैन आल्सो डेवलप गेम्स और मालवेयर्स, वायरसेस। C++ के अंदर या किसी भी, अगर मैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम लूँ तो उसके अंदर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बिल्ड कर सकते हैं, बट उसका थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट होता है, उसकी टेस्टिंग, उसकी हर चीज़ डिफरेंट है, बट वी कैन बिल्ड अप एंड कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम इन C++ in any particular IDE. In both native code along together with managed code for all platforms supported by Microsoft Windows, WinMobile and .NET framework. तो बेसिकली IDE जो सपोर्ट करता है वो माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है कि यानी कि हम किसी भी विंडोज़ के अंदर ये सारा IDE इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं और .NET फ्रेमवर्क का होना उसके लिए लाजमी है। मीन के उसके ऊपर हमें .NET फ्रेमवर्क भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोर्स हमारी जितनी भी कोडिंग होगी वो अंडरलाइन जिस चीज़ की होगी या जो एक जिसके ऊपर हम तमाम ये परफॉर्म कर रहे होंगे प्रोग्रामिंग, दैट इज बेसिकली .NET फ्रेमवर्क। Visual Studio includes a code editor supporting IntelliSense as well as code refactoring. तो अभी हमने लास्ट देखा था स्नैपशॉट, उसके अंदर हमने IDE की जो एक झलक देखी थी, जो उसका मेन पार्ट था दैट इज एडिटर, जहाँ पे हम कोड को एडिट कर सकते हैं। इंटेलिसेंस को हमने जिस तरह लास्ट टाइम डिस्कस किया कि कोई भी कोडिंग करते हुए जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के जितनी प्रॉपर्टीज या फंक्शन है वो डिस्प्ले हो जाती हैं, उसके अंदर से हम अपनी मर्जी की जो भी मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं उसको सिंपली सेलेक्ट करते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। वी डोंट नीड टू राइट द नेम ऑफ ईच मेथड और फंक्शन। इंटीग्रेटेड डिबगर इन MS Visual Studio works both as source level debugger and machine level debugger. मीन्स को हम उसको हाई लेवल के लिए भी डिबग कर सकते हैं, उसको मशीन लेवल पे जाके भी डिबग कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। It also welcomes plugins that elevate the functionality at almost every stage. So this is the main feature for development environment जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा वेरी कर रही हों। मीन्स कि अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है हमारे पर्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के इंस्टॉलेशन के दौरान, या कोई ऐसी लैंग्वेज जो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं है, तो हम कोई भी ऐसा प्रोग्राम, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मैक्रो या कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी इसके अंदर एम्बेड कर सकते हैं यूजिंग द प्लगइन्स। ये उस सूरत में हमें बहुत हेल्पफुल होती है जब हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत वेरी कर रही हो किसी एक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। मीन्स कि हम डिफरेंट चीज़ें हैं जो डिफरेंट जगह से इकट्ठी करके हमने एक जगह उसको बॉक्स में बंद करना है और देन उसको हमने आउटपुट लेनी है उससे डिज़ायर्ड। उस सूरत में हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर, अगर हमें वो डिज़ायर्ड फंक्शनैलिटी बिल्ट इन नहीं मिलती हमारे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर या किसी भी IDE के अंदर। Visual Studio supports different programming languages by means of language services, which allows the code editor and debugger to support nearly any programming language. This is the second big advantage of Microsoft Visual Studio. Means that let's suppose this is our main project and it has three parts, A, B and C.
अब हम कंसिडर ये करते हैं कि जो सी पार्ट है ये ऑलरेडी हम ये हमारा प्रोग्राम जो है हम बिल्ड कर रहे हैं विजुअल सी प्लस प्लस के अंदर। ये ए पार्ट हमने बिल्ड कर लिया, बी पार्ट भी हमने बिल्ड कर लिया सी प्लस प्लस के अंदर। अब सी पार्ट को हम बिल्ड करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो सी पार्ट है ये ऑलरेडी सी शार्प के अंदर या वीबी के अंदर कोई भी लैंग्वेज सपोज कर लें उसके अंदर ये सी पार्ट बिल्ड हुआ है, ऑलरेडी डेवलप किसी ने करके रखा हुआ, कोई लाइब्रेरी किसी ने इसके लिए ऑलरेडी बिल्ड की हुई है, ये फंक्शनलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है बट इन सम अदर लैंग्वेज। विजुअल स्टूडियो की जो लैंग्वेज सर्विसेज हैं वो ये सपोर्ट करती हैं इस चीज़ को कि आप इस पार्ट को यहाँ से ही इंपोर्ट कर लें और इसको अपने इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लें। मींस कि जो बेसिकली ये चीज़ बिल्ड हो रही होती है दैट इज़ ऑन .NET फ्रेमवर्क। ये चीज़ इसको इंडिपेंडेंट कर देती है मशीन आर्किटेक्चर से, कि कोई भी मशीन आर्किटेक्चर जो है या कोई भी मशीन जो प्लेटफॉर्म है उससे इंडिपेंडेंट कर देते हैं। जब भी एग्जीक्यूट होगी तो .NET फ्रेमवर्क के ऊपर, और किसी भी लैंग्वेज से कोई भी पार्ट उठा के हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। ये दो लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, इनको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोट किया है कि लेट्स सपोज इन दो लैंग्वेजेस में किसी एक में लिखा होता है, यहाँ पे अगर हम किसी थर्ड पार्टी लैंग्वेज में भी है तो उसकी भी लैंग्वेज सर्विस हम यूज करके उस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। वो डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील इन आवर पर्टिकुलर लैंग्वेज। हम जो ऑलरेडी व्हील इन्वेंट हुआ है, जो ऑलरेडी प्रोग्राम हम कोई भी यूज कर रहा है, वो फंक्शनैलिटी ऑलरेडी डेवलप हुई, हम सिंपली उसको उसकी लैंग्वेज सर्विस को यूज करते हुए अपने प्रोग्राम अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको एम्बेड कर देंगे। Will use MS Visual Studio 2008 or 2010 mostly for programming in the entire course. Microsoft Visual Studio Express editions are available for free to students at downloads via Microsoft Dream Spark project. अगर किसी के पास Microsoft Visual Studio की CD नहीं है तो वो Microsoft Dream Spark प्रोजेक्ट गूगल करे तो उसको लिंक अवेलेबल होगा एक्सप्रेस एडिशन का, जिसको वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है। अपने कोर्स के अंदर हम मोस्टली 2008 या 2010 जो भी हमें अवेलेबल होगा या आपको जो भी अवेलेबल आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई एज सच डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो हमारे स्कोप से बाहर है, यानी कि हम बेसिकली जो प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं इस कोर्स के अंदर या जो चीज़ें सीखने जा रहे हैं उसका जो डिफरेंस है वो हमारे स्कोप से बाहर है। मोस्टली हम यूज़ करेंगे 2010 अपने कोर्स के अंदर, तो इसलिए प्रेफर यही करूंगा कि आप भी 2010 ही करें। लेकिन जो इंस्टॉलेशन हम देखेंगे वो देखेंगे 2008 की, कि इसको इंस्टॉल कैसे करना। मेथड सेम है, देयर इज नथिंग डिफरेंस इन इंस्टॉलिंग द मेथड इन इंस्टॉलिंग मेथड ऑफ 2008 और 2010, बट बिकॉज हमारे पास इस टाइम जो अवेलेबल है रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर दैट इज 2008, तो हम फिलहाल इंस्टॉल 2008 करेंगे, लेकिन आप कोई भी यूज कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट सो दिस इज द मेन थिंग जिसको अब हम स्टडी करेंगे, .NET आर्किटेक्चर, Microsoft.NET आल्सो नोन एज Microsoft.NET। तो Microsoft.NET is based on the .NET framework which consists of two major components। तो .NET आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली दो मेजर चीज़ों पे कंप्राइज कर रहा है। फर्स्ट इज CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एंड सेकेंड इज FCL फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। तो इन दोनों को हम डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं। इन्फ्लुएंसेस, पहले .NET आर्किटेक्चर को किस तरह इन्फ्लुएंस किया गया, ये क्यों बना है, किस वजह से, क्या रीजन है जिसने इसको इन्फ्लुएंस किया। सो बेसिकली .NET इज द रिजल्ट ऑफ मेनी इन्फ्लुएंसेस स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन बेसिकली इसका .NET प्लेटफॉर्म का .NET फ्रेमवर्क का एक बड़ा इन्फ्लुएंस है। मीन्स कि JVM के अंदर ये फैसिलिटी थी कि आप जो प्रोग्राम भी जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर रन करते हैं तो आप कहीं पे भी किसी भी मशीन पे जो जिसका आर्किटेक्चर डिफरेंट हो सकता है, जिसका सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, उसके ऊपर जाके आप सिंपली JVM इंस्टॉल करें और वो प्रोग्राम वहाँ पे रन कर लें। मीन्स कि आपको डिफरेंट आर्किटेक्चर के लिए वो प्रोग्राम दोबारा राइट नहीं करना पड़ता। सो यू कैन रन द सेम प्रोग्राम ऑन डिफरेंट मशीन्स यूजिंग द JVM। तो यही चीज़ .NET फ्रेमवर्क को JVM को ही ज़हन में रख के .NET फ्रेमवर्क भी डिज़ाइन किया गया कि अब जहाँ भी आपने ये एप्लीकेशन यूज़ करनी है वहाँ पे आप सिंपली .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर दें और ये एप्लीकेशन वहाँ पे यूज़ कर लें। थर्ड इज़ वेब एंड टियर डिज़ाइन के नंबर ऑफ
डिज़ाइन इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकें, टीयर डिपेंडेंट ना हो कि भी सिंगल टीयर, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, डिफरेंट नंबर ऑफ चीज़ें जो हैं इसके अंदर हम इम्बेड कर सकें। कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइनिंग एंड GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइनिंग मीन्स के किसी भी एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर डिज़ाइन ना किया जाए, कंपोनेंट्स डिज़ाइन किया जाए, उनको मर्ज करके एक एप्लीकेशन बनाई जाए, ताकि इन फ्यूचर अगर हम कोई ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं जिसके अंदर कुछ रिपीटेड कंपोनेंट्स हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो हम उसको रिपीट ना करें, वही कंपोनेंट लास्ट एप्लीकेशन से बोरो करें और उसको वहाँ पे यूज़ कर लें। सो दैट इज़ द बिग एडवांटेज ऑफ कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन, कि हम छोटे छोटे कंपोनेंट डिज़ाइन करें, उनको मर्ज करके एक प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट करें, और वो कंपोनेंट्स जो है लाइब्रेरी में रखते हैं। सेकेंड टाइम अगर हम प्रोजेक्ट बी बनाने जा रहे हैं तो उसके अंदर हम देखें कि 20% की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो लास्ट कंपोनेंट से या प्रीवियस लाइब्रेरी से कंप्लीट हो रही है, तो हम उसी को यूज़ करें, नए उसको डिज़ाइन ना करें। So these are the influences of the .NET framework. Multilingual support. .NET supports many languages. So it supports VB, C#, C++, and many other languages. So this is the framework class library के जो लाइब्रेरी हैं वो सब इस पे इंक्लूड होती हैं इन तमाम लैंग्वेजेस के साथ। डेवलपमेंट टूल्स के जितने भी हम डेवलपमेंट टूल्स यूज़ करते हैं, जिस तरह अभी हमने अपने स्नैपशॉट के अंदर देखा था कि डिफरेंट डेवलपमेंट टूल्स हमें अवेलेबल है फ्रॉम टूल बॉक्स, इन सबको मर्ज करें एंड देन हमारी जो भी एप्लीकेशन है वो बिल्ड होती है। सो दिस इज द बेसिक थिंग कि हमने कोई भी लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज VB, इसका ये पार्ट हमने VB के अंदर डिज़ाइन कर दिया, ये पार्ट CS के अंदर डिज़ाइन कर दिया, एंड ये पार्ट हमने C++ के अंदर डिज़ाइन कर दिया। और डेवलपमेंट टूल्स हमने जनरल यूज़ किए, और जो भी लाइब्रेरीज हैं वो यहाँ से FCLs हैं, इन सब को मर्ज करने के बाद हमारी कोई भी डिज़ायर्ड जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड हुई है। तो बेसिकली .NET आर्किटेक्चर हैव अ मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। Secondly, .NET is also cross-platform. Compiled .NET applications run on any supported platform. जो भी ये लास्ट हमने अभी एक एप्लीकेशन रन की थी, डेवलप की थी, ABC एप्लीकेशन .exe .NET फ्रेमवर्क के ऊपर। ये चीज़ ज़हन में रखें कि ये हमने डिज़ाइन की थी .NET फ्रेम के ऊपर। नीचे अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अंडरलाइंग हार्डवेयर कोई भी हो, हमने ये चीज़ डिज़ाइन की है .NET फ्रेमवर्क के ऊपर। सो दिस इज फर्स्ट मशीन दैट इज 64-बिट आर्किटेक्चर, दिस इज सेकंड मशीन दैट इज 32-बिट आर्किटेक्चर, जिसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, और ये एक मोबाइल वर्जन है विंडोज़ का कम्पैक्ट जो एडिशन है दैट इज। अब हमारी एप्लीकेशन जो हमने डिज़ाइन की है, लेट्स सपोज ये हमने जो इसका अंडरलाइंग हार्डवेयर था दैट इज विंडोज 32-बिट, दैट इज 32-बिट आर्किटेक्चर, विंडोज XP इस पे इंस्टॉल थी। सो दिस इज अंडरलाइंग हार्डवेयर, इसके ऊपर हमने .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया और इसके ऊपर हमने एप्लीकेशन डिज़ाइन की। तो अब ये सिंपली एप्लीकेशन जो डिज़ाइन हुई है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको रन करने के लिए .NET फ्रेमवर्क का होना लाजमी है, ओनली रिक्वायरमेंट इज .NET फ्रेमवर्क। तो ये एप्लीकेशन इस पे भी रन हो सकती है, एंड सिमिलरली ये एप्लीकेशन मोबाइल एप्स के अंदर भी यूज़ की जा सकती है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज द .NET फ्रेमवर्क, कि ये .NET का जो फ्रेमवर्क है ये इंस्टॉल हो तीनों के ऊपर और उसके ऊपर वो एप्लीकेशन रन हो सकती है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्लेटफॉर्म। Now question is how .NET framework achieve the functionality of cross platform। थोड़ा सा आप जरा इस पे देखें, अभी डिस्कस भी किया है कि किस तरह अचीव करता है इस फंक्शनैलिटी को, कि .NET क्रॉस प्लेटफॉर्म की फंक्शनैलिटी को। एनीथिंग यू कैन गेस, क्या ऐसी चीज़ है जो हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर कि जो इसको इंडिपेंडेंट कर देता है अंडरलाइंग हार्डवेयर से और अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम से। अंडरलाइंग मीन्स के जब हम डेवलप कर रहे हैं एप्लीकेशन को, तो उस वक्त उसके ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, या वो कौन से आर्किटेक्चर जो है हार्डवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं, को क्या चीज़ है जो इनको इंडिपेंडेंट करती है। तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन।
So the myth is applications are written against framework class library, not underlying operating system. This is the first thing. Compilers generate generic assembly language which must be executed by the CLR. Means कि जो भी execution perform होती है वो CLR के अगेंस्ट होती है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के ऊपर, और एप्लीकेशन जो लिखी जाती है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के तहत लिखी जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत उसको हम नहीं लिखते। तो ये रीज़न है कि ये दोनों कंपोनेंट्स जो कि बेसिकली डॉटनेट आर्किटेक्चर पे है या डॉटनेट फ्रेमवर्क कि जो भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं वो इस फ्रेमवर्क के तहत लिखते हैं, जिसके आगे ये दो एलिमेंट्स हैं FCL एंड CLR। तो जहाँ पे भी हम ये इंस्टॉल करेंगे वहाँ पे हम अपनी उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो इस रीज़न की वजह से हम उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं या क्रॉस प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। CLR defines a common programming model and a standard type system for cross-platform multi-language development. CLR runs the code and provides services that make the development process easier. तो ये बेसिकली CLR की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। Framework class library. The framework class library is a standard library that one of two core components of Microsoft.NET framework. The first core component is CLR and second core component is FCL. The FCL is a collection of thousands of predefined reusable classes and interfaces. तो जो अभी हमने बात की थी कंपोनेंट की रीडिजाइनिंग की या कंपोनेंट डिजाइनिंग की कि हम किस तरह कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, so that is the advantage of that thing, particularly this thing, thousands of predefined reusable classes। कि हम एक दफ़ा जिस मकसद के लिए जो क्लास जनरेट कर दें दोबारा हमें उसको री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं और वो डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो उसी लाइब्रेरी से या उसी फंक्शन से ले लेते हैं। हमें इसको रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन सबसेट अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स एंड लैंग्वेजेस। उस एक लाइब्रेरी को हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज कर सकते हैं। इन लाइब्रेरीज के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज इन्वॉल्व हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं? दैट आर नेटवर्किंग, डेटाबेसेस, XML प्रोसेसिंग, GUI बेस्ड एंड वेब बेस्ड कंपोनेंट्स। तो इसमें मोस्टली जो कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं अपनी डे टू डे प्रोग्रामिंग है वो ऑलरेडी हमें अवेलेबल होते हैं। हमें सिर्फ वहां पे चेंज करनी पड़ती है जहां हम अपनी कोई कस्टमाइज्ड चीज यूज करना चाह रहे हो या हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू आवर कस्टमाइज्ड बिजनेस रिक्वायरमेंट के हों या उस नीड्स को एड्रेस करना चाह रहे हो, तब हम उनको यूज करते हैं या चेंज करते हैं उस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर। इसका भी बेहतर तरीका ये है कि जब प्रोफेशनल अप्रोच है वो ये है कि जहाँ पे आपको चेंज करने की जरूरत पड़ रही हो वहाँ पे आप उस पूरे कंपोनेंट को चेंज करके उसको दोबारा लाइब्रेरी में रिक्वेस्ट करते हैं ऐड करने की कि ये पुराने कंपोनेंट में ये 2-3 चीज़ें मिस थी जो कि आजकल की रिक्वायरमेंट में, आजकल की प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती हैं। तो अब ये कंपोनेंट को रीडिज़ाइन करके इन नए पैरामीटर के साथ लाइब्रेरी में ऐड कर दिया गया ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई इन्हीं चीज़ों को रिक्वायर कर रहा हो या इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत हो तो वो उसको उसी लाइब्रेरी में से दोबारा डाउन करे, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करे, उसको यूज कर ले। CLR application execution. So this is basically our application.exe and this is just in time compiler जो कि उसको रन टाइम पे कंपाइल करता है और ऑब्जेक्ट कोड जो कि अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट होता है। कोर FCL इसके अंदर इंक्लूड होती है और ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, दिस ब्लू एरिया। तो दिस इज आवर बेसिक कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जिसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन कंपाइल हो रही होती है और ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर रही होती है। इसके साथ हमें कोई भी हेल्प चाहिए होती है वो हम कहाँ से ले रहे होते हैं, जो भी फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के कंपोनेंट्स है, जिस तरह भी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस इंक्लूडेड इन दिस लाइब्रेरी। तो यहाँ से इसको इंक्लूड करते हैं और ये कोर FCL लाइब्रेरी है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल होती है .NET फ्रेमवर्क के अंदर। तो मेन ये एप्लीकेशन का एक फ्लो है जनरल जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। Implications of .NET. Clients need CLR and FCL to run .NET applications. तो ये एक इम्प्लीकेशन है कि जहाँ पे भी हमने .NET की एप्लीकेशन रन करनी है वहाँ पे हमें इन दो कंपोनेंट्स की जो कि कोर कंपोनेंट्स हैं .NET आर्किटेक्चर के
उनका होना ज़रूरी है। These are available via redistributable .NET Framework 20 MB plus download, runs on 98 and above. विंडोज़ NT पे सर्विस पैक 6 का होना लाजमी है .NET फ्रेमवर्क को रन करने के लिए। इसी तरह हर ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली। जो दिस इज द इम्प्लीकेशन कि इन दोनों का होना लाजमी है उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर। डिजाइन ट्रेड ऑफ्स आर पॉजिटिव्स, मैनेज्ड एग्जीक्यूशन, मेमोरी प्रोटेक्शन, वेरीफाइबल कोड, etc। सेकंड पोर्टेबिलिटी कि मीन्स कि आप किसी भी एक जगह उसको एग्जीक्यूट करें, किसी भी एक जगह उसको डेवलप करें और कहीं पे भी जाके उसको यूज करें। दैट इज द बिग एडवांटेज ऑफ .NET। सेकंड इज दीज एग्जीक्यूशंस आर ऑलरेडी मैनेज्ड, मीन्स कि हर चीज़ पहले से टेस्ट हुई होती है। जितने कंपोनेंट्स हम उसके अंदर इंक्लूड कर रहे थे दैट आर टेस्टेड कंपोनेंट्स। मेमोरी की प्रोटेक्शन होती है कि हम किसी ऐसी जगह राइट नहीं कर सकते या कोई ऐसा मेमोरी का एरिया एक्सेस नहीं करते या इन लाइब्रेरीज की मदद से एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब ऑलरेडी टेस्टेड होती हैं कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा सके। वेरीफाइबल कोड होता है, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं और ऑलरेडी टेस्टेड कोड भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओनली प्रॉब्लम इज कि एग्जीक्यूशन जो है वो बिट स्लो हो जाती है, क्योंकि हम डिफरेंट जगह से जो है वो प्रोग्राम के अंदर कंपोनेंट्स ऐड कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूशन जो है वो इसकी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। लेकिन दिस इज नॉट अ बिग डील। आजकल जो जितने प्रोसेसर्स की स्पीड है तो एग्जीक्यूशंस को इतना फर्क नहीं पड़ता। एप्लीकेशन डिजाइंस। So first type of application is monolithic application। monolithic application बेसिकली क्या चीज़ है कि किसी एक एप्लीकेशन के अंदर ही तमाम कोड ऐड कर दिया जाए। दैट इज बेसिकली कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड, दैट इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। कि आपने एक ही एप्लीकेशन के अंदर तमाम का तमाम कोड, जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, आपने स्टार्ट से लेके एंड तक वो तमाम की तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दी। तो दिस इज अवर सोर्स कोड कि भी तमाम चीज़ें एक ही जगह। दैट इज नोन एज मोनोलिथिक एप्लीकेशन। इनको अब इनकरेज नहीं किया जा सकता, इनको सिर्फ उसी सूरत में इनकरेज किया जा सकता है आपके प्रोग्राम जो है वो बहुत छोटे प्रोग्राम हो, स्मॉल स्केल के ऊपर अगर कोई प्रोग्रामिंग करना चाह रहा है तो वहाँ पे हम इसको इनकरेज करते हैं। अदरवाइज monolithic applications are strongly discouraged in today's programming environment। component based application, तो second application जो type है that is component based applications, combinations of exe files and dynamic linked libraries। तो इसमें दो चीज़ों को combine करके हम एक application डिज़ाइन करते हैं, that is exe file and DLL files, dynamic link लाइब्रेरी। मीन्स कि जो कोड हम एम्बेड कर रहे हैं वो किसी ना किसी लाइब्रेरीज में से आ रहा है और जो हमारा कस्टमाइज उसमें कर रहे हैं वो हमारी अपनी एप्लीकेशन के अंदर। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन विंडोज एप्लीकेशन। तो दिस इज बेसिकली फॉर्मेट ऑफ प्रोग्रामिंग जिसको हम इनकरेज करते हैं कि आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को एम्बेड करें अपने कोड के अंदर और तब अपने प्रोग्राम को जो फाइनलाइज करें उसको एक प्रोजेक्ट की शेप दें, एक एक्जी फाइल की शेप दें। मोनोलिथिक एप्लीकेशन के अंदर हम ये सारी की सारी चीज़ें एक ही बॉक्स में बंद कर देते हैं, एक ही फाइल में बैठ कर देते हैं, उसी के अंदर सारा कुछ यूज हो रहा था। कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज रन टाइम पे उसके साथ इंक्लूड हो रही होती हैं और जो लाइब्रेरी का कोड है वो वहाँ से उसको इनहेरिट कर रहा होता है या वहाँ से उसको ऐड कर रहा होता है, जो अपना कस्टमाइज कोड है वो सोर्स फाइल के अंदर लिखा होता है। वाई इज इट सो? कंपोनेंट्स बेस्ड का क्या फायदा? टीम प्रोग्रामिंग। फर्स्ट थिंग इज टीम प्रोग्रामिंग मीन्स कि अगर ये हमारा प्रोजेक्ट XYZ, इसको हम डिवाइड करते हैं ABCD के अंदर, तो पैरेलली हम फर्स्ट टीम को इस पे लगा देते हैं और सेकंड टीम को इस पे, देन फर्स्ट टीम इसकी कंप्लीशन के बाद C को ऐड करती है और इसके बाद सेकंड जो इसको ऐड करता है। मीन्स कि अब हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ये 2 टीयर में 2 फेजेस में कंप्लीट हो सकता है। अगर ये मोनोलिथिक एप्लीकेशन होती तो ये डिपेंडेंट होते कि फर्स्ट जब तक ये कंप्लीट ना हो जाता सेकंड स्टार्ट ना होता, जब तक ये कंप्लीट ना हो जाता थर्ड स्टार्ट ना होता। मीन्स के डिपेंडेंट होता प्रीवियस एग्जांपल्स के ऊपर या प्रीवियस चीज़ों के ऊपर
कि जब तक पिछला कंपोनेंट या पिछली कंप्लीट ना करे टीम पूरा काम, तब तक नेक्स्ट चीज़ क्रिएट नहीं हो सकती। तो इसके अंदर इस चीज़ से जो हमें जो प्रॉब्लम है डिपेंडेंस की वो कम हो जाती है, अनटिल अनलेस के कोई ऐसा कंपोनेंट टीम डिज़ाइन कर रही है जो अगले डेवलपमेंट में या अगले मॉड्यूल में यूज़ होना है। अदरवाइज डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम पैरेलली बिल्ड कर लेते हैं और बाद में उनको मर्ज करके अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर लेते हैं या फाइनल कर लेते हैं। मल्टी लैंग्वेज डेवलपमेंट सेकेंड एडवांटेज इज के दो टीम्स के अंदर जो स्पेशलिटीज़ हैं एक टीम की, दैट इज़ ऑन C# एंड जो सेकेंड टीम है उसकी स्पेशलिटीज़ आर VB। तो एक ही प्रोजेक्ट पे दोनों टीम्स काम कर रही हैं, तो कंपोनेंट बेस्ड का ये फ़ायदा होता है कि वो अपने हिस्से का कंपोनेंट पर जो उनके जिम्मे काम लगा है उसको वो कंप्लीट कर लेते हैं VB के ऊपर, और सेकंड टीम जो है वो पैरेलली काम कर रही है कंपोनेंट B के ऊपर, लेकिन वो काम कर रही है विजुअल C# की वजह से। इट्स ओके विद कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग इन दिस इन्वायरमेंट। इन दोनों को बाद में मर्ज करके हम अपना प्रोजेक्ट फाइनलाइज कर सकते हैं। लाइक दिस इज आवर प्रोजेक्ट, कंपोनेंट A, कंपोनेंट B, it is developed in C++, it is developed in VB for example। तो ये हमारा प्रोजेक्ट XYZ बन सकता है, सेम C एंड सेम D। तो ये एडवांटेज हम ले सकते हैं। सेकंड, कोड रीयूज मीन्स अगर एक चीज़ इन्होंने डेवलप कर दी है, लेट्स सपोज कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी, लेट्स सपोज पाई की फंक्शनैलिटी है या सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है किसी एरिया का या सर्कल का, ये A टीम ने डेवलप कर दिया मॉड्यूल। अब इस B को भी ज़रूरत पड़ी है कि इसने भी सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है या कोई टेक्स्ट कैलकुलेट करना है, जो भी हमारे डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट है, तो ये एग्जैक्टली इसी को कॉपी करके अपने अंदर यूज़ कर सकता है। हाँ, इसको कॉपी तब भी कर सकता है, इसको यूज़, इसको कॉल तब भी कर सकता है, इसको इंक्लूड तब ही कर सकता है जब तक वो उसको डेवलप न कर ले, लेकिन कोड को री यूज़ किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट अपडेट जस्ट कंपोनेंट X। लेट्स सपोज अब ये 4 कंपोनेंट्स हमने डिजाइन कर लिए हैं इसके अंदर। एट लेटर स्टेजेस आफ्टर अ ईयर, 2 मंथ्स और 6 मंथ्स हमें ज़रूरत पड़ती है इस एप्लीकेशन को अपडेट करने की, लेकिन जब हम उसको ड्रिल डाउन करते हैं, जब हम उसको ट्रैक करते हैं, तो पता लगता है कि सिर्फ C कंपोनेंट की चंद चीज़ें हैं जो अपडेट करनी है। इसके लिए हमें बाकी किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तीनों कंपोनेंट्स को हम एज इट इज़ रहने देंगे, सिर्फ C कंपोनेंट को उठाएंगे, इसको हम करेंगे C1.0 और इसको हम दोबारा एम्बेड कर देंगे यहाँ पे। बाकी एज एप्लीकेशन एज इट इज रहेगी, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। FCL शिफ्ट्स एज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स। तो बेसिकली फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी जो है वो एक सेट ऑफ कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी प्रोग्राम को हेल्प आउट कर सकती है उसकी डिजायर्ड फंक्शनैलिटी कंप्लीट करने के लिए। असेंबलीज, .NET पैकेजेस कम इनटू असेंबलीज। तो .NET के जितने पैकेजेस हैं वो असेंबलीज की फॉर्म में हमें मिलते हैं। 01 असेंबली कंप्राइजेज ऑफ अ सिंगल और मोर कंपाइल्ड क्लासेस। तो एक असेंबली जो है, सिंगल असेंबली जो है वो कंप्राइजेज किन पे होती है, सिंगल और एक या मैनी क्लासेस के ऊपर। सो दिस इज वन असेंबली जो कि डिफरेंट चीज़ों के ऊपर भी कंप्राइज कर सकती है और किसी एक के ऊपर भी कंप्राइज कर सकती है। .exe रिप्रेजेंट्स एन असेंबली विद क्लासेस प्लस मेन प्रोग्राम। .dll रिप्रेजेंट एन असेंबली विद क्लासेस। तो जो हमारी DLL फाइल है, डायनामिक लाइब्रेरी, वो बेसिकली असेंबलीज को रिप्रेजेंट करती है जिसके अंदर क्लासेस होती हैं, यानी कि क्लासेस की असेंबलीज बना के हमने DLL के अंदर रखी होती हैं जिसको हम अपनी exe फाइल के अंदर इंक्लूड कर रहे होते हैं। CLR must be able to locate all assemblies। So this is an issue कि CLR को पता होना चाहिए कि जितनी असेंबली इसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं वो एग्जैक्टली कहाँ पे पड़ी हैं। मींस कि उसका जो लोकेशन है, जो उसका एग्जैक्टली पाथ है वो क्लियर होना चाहिए या अंडरस्टूड होना चाहिए CLR के लिए। आमतौर पे ये एक ही फोल्डर के अंदर पड़ी होती हैं दोनों चीज़ें, ताकि उसको कहीं से ढूंढना पड़े। करंट फोल्डर जो होता है उसी से इसको उठा लेते हैं। तो दिस इज बेसिक एग्जांपल कि .exe फाइल और ये DLL फाइल्स हैं जो कि मर्ज हो रही होती हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर के ऊपर, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम। ऑब्जेक्ट कोड, कोर, FCL लाइब्रेरी एंड जो कोई एड ऑन कंपोनेंट्स हम इसके अंदर यूज कर रहे होते हैं।
हाउ डज CLR फाइंड असेंबलीज? तो यही क्वेश्चन जो अभी लास्ट हुआ था कि असेंबलीज को CLR को कैसे पता लगे कि असेंबलीज जो मैंने इंक्लूड करनी है इस प्रोग्राम के अंदर वो कहाँ पड़ी हैं. सो फॉर टाइम बिंग इसको हम सिंप्लीफाई इस तरह कर सकते हैं कि DLL मस्ट रिजाइड इन द सेम डायरेक्टरी एज आवर एक्जी फाइल, के जिसके अंदर हमारा सोर्स कोड या एक्जी फाइल पड़ी है उसी के अंदर हम DLL फाइल को भी साथ प्लेस कर दें ताकि उसको कहीं और जाने की जरूरत न पड़े, इसको वहीं से उठा लें. लेकिन अगर हम इसको कहीं और भी रखते हैं तो हम इस जो एक्जी फाइल है उसके अंदर इसका पाथ इंक्लूड कर देते हैं. सेकेंडली FCL assemblies resides in GAC. GAC क्या है? ग्लोबल असेंबली कैशे, कि हम एक जर्नल कैशे बना लें और तमाम FCLs को, तमाम प्रोग्राम्स को उस कैशे का पाथ दे दें कि जब भी आपको असेंबली चाहिए होगी आपने इस जगह से जाके उसको उठा लेना है. CLR looks in GAC first then exit directory, मीन्स के सबसे पहले जिसने भी असेंबलीज को लोकेट करना है वो ग्लोबल असेंबली कैशेस के अंदर उसको जाके सर्च करेगा. उसको वहां से मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो जो करंट एग्जीक्यूशन डायरेक्टरी है उसको वहां से रिट्रीव कर ले, जैसे हमने अपने फर्स्ट स्टेप में उसको कहा. ग्लोबल असेंबली कैशेस के अंदर तमाम जो असेंबलीज हैं वो पड़ी होती है. मोस्टली GAC जो है वो C विंडोज या C विन एंट्री डायरेक्टरी जो भी हमारी डिजायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके मुताबिक ये पाथ है. अगर विंडोज है मोस्टली तो ये इस तरह का एक फोल्डर होगा, विंडोज है असेंबली, इसके अंदर तमाम असेंबलीज पड़ी होती हैं. सो दिस इज बेटर प्रैक्टिस कि आप अपनी असेंबलीज को इसके अंदर कॉपी कर दें, जो कि बाय डिफॉल्ट जब आप फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी जब .NET आर्किटेक्चर इंस्टॉल कर रहे थे तो उसके ऑटोमेटिकली आ जाती हैं. अदरवाइज हम इसको मैन्युअली भी इसके अंदर कॉपी कर सकते हैं क्योंकि हमारी कस्टमाइज्ड असेंबलीज हैं किसी स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट के लिए. तो सबसे पहले GAC के अंदर सर्च करेगा, उसके बाद अगर नहीं मिलता तो करंट जो जिस डायरेक्टरी के अंदर से वो एग्जीक्यूट हो रहा है उसके अंदर इसको सर्च करेगा. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तो अब हम देखते हैं कि जो बेसिकली एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो किस तरह होती है. यानी कि जो हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था जो रिकैप के अंदर कि हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, जो लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा देखा था कि किस तरह हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता था, ये उसके कन्वर्जन के फेजेस हैं. This is our source code. Source code is entered with the text editor by a program. Let's suppose ये हमारा Hello World का प्रोग्राम था जिसको हमने देखा. ये हमारा सोर्स कोड है. सोर्स कोड सबसे पहले किसके पास जाता है? प्री प्रोसेसर के पास, जो उसके ऊपर परफॉर्म करता है डिफरेंट ऑपरेशंस, और उसके बाद उसको मॉडिफाइड सोर्स कोड कर देता है कि जो भी उसके ऊपर जो भी हमने पाथ सेट करने हैं जैसा ग्लोबल असेंबली कैशे का या कोई भी और चीज़ उसके अंदर इम्बेड करनी है जो उसके रन टाइम के अंदर उसको यूज हो सकती है, इनलाइन फंक्शन उसके अंदर ऐड करने या एनी अदर थिंग. उसके बाद ये जाता है कंपाइलर. कंपाइलर के सारे चेक करता है ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई पाथ का इशू कोई अदर चीज़, अदरवाइज को कंपाइल टाइम पे एरर देता है. अगर वो तमाम चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं कंपाइलर के ऊपर वो कोई इशू नहीं है तो वो उसको नेक्स्ट उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ऑब्जेक्ट कोड के अंदर. ऑब्जेक्ट कोड क्या करता है? उसको ये इनपुट है लिंकर के, लिंकर्स को क्या करता है? लिंक कर देता है जो हमारी FCL है, जो लाइब्रेरीज हैं उसके साथ इसको लिंक कर देता है रन टाइम के ऊपर. यानी कि जो भी इसके अंदर लाइब्रेरीज इंक्लूड हो रही हैं उसको उसके साथ मर्ज कर देता है और देन एक एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट कर देता है. सो दिस इज बेसिकली फ्लो फ्रॉम सोर्स कोड टू अ एग्जीक्यूटेबल फाइल. प्रोग्राम इस तरह एग्जीक्यूट होता है, इन फेजेस में से कंप्लीट हो गया. इसमें से कोई भी कहीं पे भी एरर आ जाए तो वो उसको हमें रिमूव करना पड़ता है, तब भी हम नेक्स्ट स्टेज पे कन्वर्ट हो सकते हैं. तो अब हम इस तरह कहते हैं जो हेलो वर्ल्ड का हमारा प्रोग्राम है उसको एक माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर रन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली जो हमने सारी बातें की कि किस तरह हम कोड लिख सकते हैं, आईडी क्या चीज़ है, उसके जनरल कंपोनेंट, दो इन डिटेल हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. बट जस्ट फॉर गिव यू अ स्टार्टिंग ग्लिम्स ऑफ एन माइक्रोसॉफ्ट आईडी, हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली प्रोग्राम लिखना कैसे है, इसको रन कैसे करना है. सो लेट्स मूव टू द माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो. सो अब हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को रन कर रहे हैं. दिस इज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 प्रोफेशनल एडिशन, जो कि हमारे पास इस टाइम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इसको खुद से इंस्टॉल करके देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है. सो वी विल फर्स्ट गो टू न्यू प्रोजेक्ट
यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे विजुअल C++ के अंदर। हमने Win32 कंसोल एप्लीकेशन करनी और यहाँ पे हम इसका नेम एंटर करेंगे। सो दिस इज आवर हेलो वर्ल्ड इसका नेम रखा एप्लीकेशन एंड सिंपली प्रेस ओके। ये हमारी एप्लीकेशन की कुछ सेटिंग्स है। इसमें इसने ओवरव्यू दिया दिए आर द करंट प्रोजेक्ट सेटिंग्स कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। तो ये हमारी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन ही है। सो वी क्लिक टू फिनिश। क्या हम इसको फिनिश करेंगे तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट आईडी है वो ऑन हो जाएगी विद आवर करंट प्रोजेक्ट। इसके अंदर कुछ जो हमारी फाइल्स जनरेट हुई हैं वो सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर हमें नज़र आ रही हैं, बट आवर मेन कंसर्न फॉर द टाइम इज helloworld.cpp। इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग कोड है उसको हम अभी यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो अपना कस्टमाइज कोड लिखेंगे जो भी हमने प्रोग्राम देखा है। फर्स्ट वी नीड टू इंक्लूड द लाइब्रेरी, इंक्लूड iostream। So this is known as IntelliSense। इसको हम किस तरह इनेबल कर सकते हैं? Let's suppose I simply write include to angular brackets and I first name of the library and then control space। तो नीचे मेरे पास पूरी लिस्ट आ गई है कि कौन कौन से जो हैं, इसमें से मैंने सेलेक्ट किया है stream and simply press enter। This is known as IntelliSense feature जिसको अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले in the lecture। Second is we need to include namespace using namespace standard। अब हम जो नेम स्पेस यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड है। नेम स्पेसिस को भी हम आगे चल के इन फर्दर लेक्चर्स हम देखेंगे एग्जैक्टली ये किस मकसद के लिए यूज होती है। हम एक कस्टमाइज्ड अपनी नेम स्पेस भी जनरेट करेंगे जिसको हम किसी प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। इंटीजर मेन Now we are ready to write our particular line जिसको हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना है। This is integer main। Now we need to see out। I simply write C and control space। तो उसने मुझे जो जितने ऑब्जेक्ट्स जनरेट हो रहे थे C से उसकी लिस्ट दे दी एंड C out। I simply press C out और यहाँ पे मैंने उसको कंप्लीट किया एंटर करके एंड देन राइट टू डबल कोट्स। इसके अंदर मैं अपनी स्ट्रिंग रखूंगा हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम एंड सिंपली इसके बाद रिटर्न 0। रिटर्न से पहले आई सिंपली नीड टू डू वन थिंग जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ये मैंने दो लाइंस क्यों लिखी हैं। फॉर द टाइम बीइंग्स हम इस लाइन को इग्नोर कर रहे हैं कि ये मैं लिख रहा हूं, बट गेट कैरेक्टर सी आउट press any key to exit। ये दो लाइंस एग्जैक्टली क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कैसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती हैं डिजायर्ड जो हम चाह रहे हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन आवर कमिंग लेक्चर्स। लेकिन इस टाइम मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि ये दो लाइंस इसलिए एंटर की हैं ताकि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद फौरन एग्जिट ना हो। मीन्स के प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो के एंड ना हो जाए। एंड से पहले पहले वो मुझसे एक दफ़ा लाजमी पूछे कि अगर आप एग्जिट करना चाह रहे हैं तो कोई भी की प्रेस करें। जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करूंगा वो एग्जिट नहीं करेगा। तो दिस इज द ओनली रीजन आई एडेड दिस टू लाइन, बट आवर मेन फोकस for the time is on line number 11 see out hello world this is my first program। तो इसको अब मैं रन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू सेव इट। अभी मैंने इसको सेव किया। अब मैं इसको ये स्टार्ट डिबगिंग F5 प्रेस करूंगा और इसको रन करूंगा। तो
दिस इज एरर, इसने अभी एक एरर जनरेट किया है, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल बाय लुकिंग फॉर, डू यू फॉरगेट टू ऐड इंक्लूड टू योर सोर्स। सो दिस इज, ये चूंकि इंक्लूड stda standard afx dot h, इस लाइन को हमने क्यों ऐड किया है? विजुअल स्टूडियो के अंदर ये हमें प्रोविजन देता है कि आपने जितनी हेडर फाइल्स हैं, दीज आर द हेडर फाइल्स, इसको हमने इंक्लूड किया। इसको यहाँ पे तो हमें सिर्फ एक फाइल की जरूरत थी, वो कह रहा है कि आपने जितनी भी हेडर फाइल्स हैं उसको आप इंक्लूड करें इसके अंदर। मीन्स कि जितनी भी हेडर फाइल्स हैं उनको एक प्री कंपाइल्ड हेडर के अंदर यूज कर दें, ताकि आपको बार बार उसको इंक्लूड ना करना पड़े अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मैंने अब इसको जितनी हेडर फाइल्स थी उसको इंक्लूड कर दिया। हेडर फाइल्स के अंदर एक फाइल पड़ी है स्टैंडर्ड एएफएक्स के अंदर, ये इंक्लूड आया स्ट्रीम। तो अब जो भी ये प्री कंपाइल्ड हेडर होगा, जितनी भी फाइलें इंक्लूड हैं उसके अंदर, उसको प्री कंपाइल्ड, उसको दोबारा कंपाइल नहीं करेगा, मीन्स रिकम्पाइल नहीं करेगा उन फाइल्स को जो ऑलरेडी कंपाइल्ड हो चुकी हैं, सिर्फ उनको लिंक कर देगा। सो लेट्स ट्राई इट अगेन। इस दफा ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है और इसने स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दी है स्क्रीन के ऊपर, हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये अब इसमें प्रॉब्लम ये है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये चूंकि मैंने लिखा ही इस तरह था, इसलिए जो नेक्स्ट लाइन है वो उसके बिल्कुल साथ से स्टार्ट हो रही है, प्रेस एनी की टू एग्जिट। तो मैं क्या करता हूं, सिंपली एक यूज करता हूं सेकेंड थिंग के एंडल। एंडल क्या करता है, कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर कर देता है। अब मैंने सेकेंड लाइन से पहले एक कमांड लिख दी है एंडल। ये क्या कहती है, एंडल क्या कहता है कि कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर करेगा। अगर मैं इसको 2 दफा एंटर कर दूं तो ये 2 लाइंस नीचे, अब प्रेस एनी की टू एग्जिट जो है वो 2 लाइंस नीचे डिस्प्ले होगा। सो लेट्स सी इट। ये बेसिकली फॉर्मेटिंग है, इट्स नॉट क्वाइट कंसर्न्ड विद द प्रोग्रामिंग। ये दिस line number 15 and 16 is simply the formatting. अब आपने देखा कि जो फर्स्ट लाइन है दैट इज द सेम, हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और प्रेस एनी की टू एग्जिट जो है वो 2 लाइंस नीचे डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि हमने इसको 2 दफा एंडल किया तो 2 लाइन नीचे डिस्प्ले हो रहा है। So this is the output of our first program in Microsoft Visual Studio in our Visual C++ programming, and we are successfully executed our program. So you can see how easy is to program in visual programming, in particular in IDE, और debug करना भी very easy कि simply press one button और simply press F5, तो उससे हमारा program debug होके हमारे सामने जो भी result है उसको show कर रहा है। So now I'm exiting from this program. Simply press enter and exit. Now I'm going back towards the lecture. So you saw the demonstration of the program Hello World. Thank you guys. This is all for today.